नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो जो असल में हमारे समाज और संस्कृति को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। जी बिल्कुल। और आज चर्चा के केंद्र में है भारतीय समाजशास्त्र के एक बेहद प्रभावशाली विचारक धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें दुनिया डीपी मुखर्जी के नाम से ज्यादा जानती है। सही कहा। तो आज का हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे इस एक व्यक्ति ने मतलब अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र को मिलाकर भारतीय समाज की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश की। और मजे की बात यह है कि आधुनिकता या परंपरा और ये जो हमारा मिडिल क्लास है उसके बारे में उनके विचार आज भी उतने ही सटीक पड़ते हैं। एकदम। और सच कहूं तो मेरी उत्सुकता इस बात से बहुत बढ़ गई है कि मतलब एक इंसान जो खुद को मार्क्सोलॉजिस्ट कहता था वो उसी समय एक कला समीक्षक भी था। हाँ, संगीत का जानकार और फिक्शन लेखक भी। यही तो, ये कैसे मुमकिन है? खैर, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा था कि हम शुरुआत उनकी पृष्ठभूमि से करें। उनका शुरुआती जीवन कैसा था? बिल्कुल। देखिए, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो डीपी मुखर्जी का जन्म 1894 में हुआ था, बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में। 1894 मतलब ये तो वो दौर था जब बंगाल में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आ रहा था। एकदम सही। ये वो समय था जब रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र और शरत चंद्र चटर्जी का साहित्यिक प्रभाव अपने चरम पर था। तो जाहिर है उस माहौल का असर उन पर भी पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने बंगवासी कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की और दिलचस्प बात यह है कि पहले उन्होंने इतिहास की पढ़ाई की और फिर अर्थशास्त्र की। अच्छा, पहले इतिहास और फिर अर्थशास्त्र। लेकिन फिर वो समाजशास्त्र की तरफ कैसे मुड़ गए? असल में वो किसी एक विषय की सीमा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें लगा कि समाजशास्त्र ही वो अकेला विषय है जो सबसे व्यापक है, जो समाज को पूरी तरह से समझने की आज़ादी देता है। ये बात तो है। और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी इस स्रोत में। मतलब वो अपने पहनावे को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। जी हाँ, उनका स्टाइल एकदम सधा हुआ होता था। यहाँ तक कि उन्हें अपना वजन 1 पाउंड भी बढ़ना या घटना पसंद नहीं था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन ये उनकी शारीरिक सटीकता उनके काम में भी झलकती थी। उनकी लेखन शैली एकदम सटीक और तीखी थी। मतलब वो फालतू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं, एकदम नपी तुली बात। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या वो भावहीन या ठंडे इंसान थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। वो अपनी भावनाओं का दिखावा करने के बजाय उन्हें अपनी बौद्धिक प्रक्रिया में मिला देते थे। उनका भावनात्मक नियंत्रण बहुत कमाल का था। और शायद यही वजह है कि वो एक अलग तरह के शिक्षक भी थे। हाँ, छात्रों के बीच वह सिर्फ एक लेक्चर देने वाले शिक्षक नहीं थे, वो खुद को एक सह अन्वेषक या कह लीजिए को इंक्वायरर मानते थे। साथ मिलकर सीखने वाले, ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। अब उनके विचारों पर आते हैं। उन्होंने खुद को मार्क्सोलॉजिस्ट कहा। जी। हम आमतौर पर मार्क्सवादी सुनते हैं, ये मार्क्सोलॉजिस्ट क्या होता है? देखिए, डीपी मुखर्जी कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ये सच है, लेकिन वो पश्चिमी विचारों की अंधी नकल करने के सख्त खिलाफ थे। मतलब वह मार्क्सवाद को जस का तस भारत पर थोपना नहीं चाहते थे। एकदम सही। उन्होंने मार्क्सवाद को भारतीय इतिहास और परंपरा के अनुकूल ढाला। उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन एक टूल की तरह किया, इसलिए वह खुद को मार्क्सोलॉजिस्ट कहते थे, ना कि मार्क्सवादी। ये बहुत ही स्पष्ट फर्क है। और इसी से जुड़ा उनका एक और कड़ा विचार था पश्चिमी प्रत्यक्षवाद, या जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं, उसकी आलोचना। हाँ, मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ। उनका मानना था कि पश्चिमी औद्योगिक संस्कृति ने इंसानों को केवल एक जैविक या मनोवैज्ञानिक इकाई मान लिया है, एक मशीन के पुर्जे की तरह। बिल्कुल। और इस वजह से इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ पूंजीवादी पश्चिम की आलोचना की? नहीं, उन्होंने सोवियत रूस जैसे समाजवादी समाज की भी आलोचना की। अच्छा, रूस की भी? हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि वहां भी एक संतुलित व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाया। वहां राज्य का नियंत्रण इतना अधिक था कि इंसान की व्यक्तिगत आजादी खत्म हो गई। और यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जी। क्योंकि दोनों मॉडल को खारिज करने के बाद वो परंपरा की बात करते हैं। जी, उनका मानना था कि परंपरा किसी भी संस्कृति का मुख्य स्रोत होती है। लेकिन भारत में तो हम देखते हैं कि परंपरा कई बार एक रुकावट बन जाती है। उन्होंने भी यही चेतावनी दी थी। भारत में लोग परंपरा को आंख बंद करके पूजने लगे हैं, जिसे एक सांस्कृतिक ठहराव आ गया है।
तो इसका समाधान क्या बताया उन्होंने? समाधान के रूप में वो व्यक्तिवाद या इंडिविजुएशन और समाजीकरण के बीच संतुलन की बात करते हैं। समाजीकरण यानी समाज के साथ जुड़ाव। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ कोई अराजकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये सच में एक आहा मोमेंट है समझने वालों के लिए। परंपरा से जुड़े रहो लेकिन अपनी स्वतंत्र सोच भी रखो। एकदम सटीक। अब उनके एक और बहुत ही अनोखे दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों का जो ऐतिहासिक विश्लेषण किया है वो बहुत ही एक अलग ही नजरिया पेश करता है। हाँ, ये उनके काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधताओं में भी एक आध्यात्मिक और मानवीय एकता खोजी। दस्तावेज के अनुसार उन्होंने इस बातचीत को 3 मुख्य स्तरों पर विभाजित किया है ना? जी, पहला स्तर है राजनीतिक। 11वीं से 17वीं सदी तक का समय। हाँ, विशेषकर मुगल काल में। मुखर्जी का कहना था कि उस समय मुस्लिम शासकों और हिंदू राजाओं के बीच एक साझेदारी और गठबंधन की भावना थी। सिर्फ दुश्मनी नहीं थी जैसा अक्सर बताया जाता है। बिल्कुल नहीं, एक राजनीतिक तालमेल था। और दूसरा स्तर आर्थिक था। ये कैसे काम करता था? आर्थिक स्तर पर जो मुस्लिम जागीरदार थे और हिंदू जमींदार थे, उनके बीच साझा हित थे। जागीरदार यानी जो सैन्य प्रमुख होते थे। हाँ, तो खेती और राजस्व को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया। ये पूरी तरह से व्यावहारिक था। और तीसरा स्तर जो सबसे ज्यादा दिखता है वो है सांस्कृतिक स्तर। जी, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन ने साहित्य, संगीत और कला में एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित किया। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है दोनों के विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू में जो बुनियादी अंतर था। हाँ, ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हिंदुओं का जो दृष्टिकोण था वो चक्रीय या साइक्लिक था। भाग्यवादी सोच। बिल्कुल, और वो एक विशिष्ट क्षेत्र यानी इस उपमहाद्वीप की जमीन से जुड़ा हुआ था। और उनके लिए स्वतंत्रता क्या थी? हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता एक तरह का जन्मसिद्ध अधिकार थी, एक आध्यात्मिक अवस्था। जबकि इस्लाम का नजरिया इसके काफी विपरीत था। हाँ, इस्लाम का दृष्टिकोण गैर चक्रीय था। वो समय को सीधी रेखा में देखते थे। वो बहुजातीय और बहुत ही व्यवहारिक नजरिया था। और उनके लिए स्वतंत्रता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्यवाही या डायरेक्ट एक्शन का अवसर थी। एकदम सही। और इन्हीं दो अलग अलग विश्व दृष्टियों ने मिलकर भारतीय समाज को इतना समृद्ध बनाया। ये सच में इतिहास को देखने का एक बहुत ही अलग और सुलझावा नजरिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में डीपी मुखर्जी के क्या विचार थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मुखर्जी ने प्राचीन भारत और औपनिवेशिक काल की अर्थव्यवस्था का बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया है। यहाँ स्रोत में एक चौंकाने वाला तथ्य दिया गया है। प्राचीन भारत में राजा जमीन का मालिक नहीं होता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम पाल कर रखते हैं। तो मालिकाना हक किसके पास होता था? जमीन का असली मालिकाना हक ग्राम परिषदों के पास होता था। राजा सिर्फ सुरक्षा के बदले कर लेता था। और बौद्ध काल का उदाहरण भी है इसमें? जी, बौद्ध काल में जो संघ या मठ होते थे वे जमीन के मालिक होते थे। और वे कर के रूप में जो उपज का छठा हिस्सा लेते थे, 1/6 हिस्सा, हाँ, उसका उपयोग वे शिक्षा और आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए करते थे। समाज में वापस निवेश करते थे। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। और व्यापार को लेकर भी जो जातियां थी उनका अपना एक गिल्ड सिस्टम था। बिल्कुल, व्यापार और बैंकिंग जातियों के आधार पर प्रबंधित होते थे। और मुखर्जी का मानना था कि व्यापारी केवल परजीवी या मुनाफाखोर नहीं थे। वे शहरों और गांवों को जोड़ते थे। हाँ, वे एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कड़ी थे। लेकिन फिर अंग्रेज भारत आए और सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों ने भारत में पैसों पर आधारित अर्थव्यवस्था शुरू की, मशीनी उत्पादन और निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट पेश किया। और इससे जो हमारे सदियों पुराने स्वदेशी नेटवर्क्स थे वे पूरी तरह नष्ट हो गए। पूरी तरह से। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ जमीन की व्यवस्था को। यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली थी उसने गैर हाजिर जमींदारों को जन्म दिया। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। हाँ, ये वे लोग थे जो जमीन के मालिक तो बन गए लेकिन गांव से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ दूर बैठकर अपना लगान वसूलते थे। और इसी के साथ अंग्रेजी शिक्षा ने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो अपनी ही भाषा और संस्कृति से अलग थलग हो गया था। और यही वो वर्ग था जिसे आज हम नया मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास कहते हैं। जी हाँ, अपनी जमीन और अपने लोगों से कटा हुआ मध्यम वर्ग। तो मुखर्जी का इस मध्यम वर्ग को लेकर क्या कहना था? उनकी बहुत सख्त चेतावनी थी। उनका मानना था कि भारत का भविष्य तभी सुरक्षित है
जब ये नया मध्यम वर्ग वापस आम जनता के साथ जुड़ेगा। मतलब जब तक वे जमीन से नहीं जुड़ेंगे, असली विकास नहीं होगा। बिल्कुल। और विकास से उनका मतलब केवल मात्रात्मक वृद्धि या क्वांटिटेटिव ग्रोथ नहीं था। पैसा और फैक्ट्रियां बढ़ जाना ही विकास नहीं है। नहीं, सच्चा विकास मूल्य आधारित होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो। ये बात आज के समय में कितनी गहरी लगती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि डीपी मुखर्जी केवल एक समाजशास्त्री नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि तकनीकी विकास और मानवीय स्वतंत्रता के बीच संतुलन होना कितना जरूरी है। बिना इस संतुलन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी प्रमुख पुस्तकें जैसे 1942 में आई मॉडर्न इंडियन कल्चर और 1958 की डाइवर्सिटीज, इनमें ये विचार बहुत स्पष्ट रूप से झलकते हैं। मैं मानती हूँ कि आज के दौर में उनके विचार और भी प्रासंगिक हो गए हैं। हाँ, आज की इस सूचनाओं से भरी दुनिया में जहां हर कोई पश्चिमी जीवन शैली के दौड़ में भाग रहा है, मुखर्जी हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ना और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। एकदम सही। और इसी विचार के साथ हम आज की इस अध्ययन के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले ये चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि डीपी मुखर्जी ने बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा और नई संपत्ति प्रणाली ने एक ऐसे मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो आम जनता से पूरी तरह कट गया था, जिन्हें उन्होंने गैर हाजिर जमींदार कहा, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल और ग्लोबल दौर में क्या हम भी अनजाने में एक नए प्रकार के गैर हाजिर जमींदार नहीं बन गए हैं? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। एक ऐसा वर्ग जो वर्चुअल दुनिया और इंटरनेट पर तो बहुत सक्रिय है, लेकिन अपने आसपास की वास्तविक जमीनी हकीकत और आम जनता के संघर्षों से पूरी तरह कटा हुआ है। हम सबको इस पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।